राजनीति के नेपथ्य में जा रहे हैं, उनको आगे करके समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सामाजिक न्याय का सपना साकार हो, सबको न्याय मिले और सभी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। साहिल जी देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी से बड़ी समस्या ना तो पहले कभी थी और ना आज की तारीख में है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा ये चाहती है कि सभी लोग मिलकर के आगे बढ़े, सभी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, और कहीं से भी समाजवादी पार्टी का कभी भी ये मानना नहीं रहा कि देश और प्रदेश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव हो। ठीक, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वो अब सभी को साथ में लेकर चलना चाहती है, इस वजह से ये ब्राह्मण सम्मेलन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो पीडीए का जो फॉर्मूला था वो भी समाजवादी पार्टी की ही देन था। लगातार पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था, और अब जिस तरीके के विधानसभा चुनाव के परिणाम अभी हमने हाल फिलहाल में देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जिस तरीके का ब्राह्मणों पर फोकस किया, ब्राह्मणों को साधा, क्या उसका यह असर नहीं है कि अब समाजवादी पार्टी की नजर भी जो है वो ब्राह्मणों पर टिक गई है? जी प्रणाम साहिल जी, आप सभी को मेरे प्रणाम। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो शीर्षक था कार्यक्रम के ब्राह्मणों का डिमांड, तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है कि डिमांड जो बढ़ी तो सप्लाई जैसे कम हुई, तो उसी के अनुपात में जो है राजनीतिक पार्टियां उसी तरीके से चलने लगी। तो देखिए, लेकिन अभी मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा तरीके से कि जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत होती है, अटैक इज बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो मैंने कि जैसे अगर आपको मतलब अपना डिफेंस ठीक से करना है तो अटैक मोड पे आना, आक्रामक मोड पे आना पड़ेगा। लेकिन वो चीज की कमी नजर आती है। अब जैसे कि इनको लगा कि अभी जैसे कि ब्राह्मण वोट्स हैं, तो उनकी कमी को कि परंपरागत वोट जो सही मतलब कि जो हम लोग बैठे हैं सबके सभी जानते हैं इसी को लेकर के कि ब्राह्मण कभी भी सपा का परंपरागत वोट बैंक नहीं रहा। तो अभी जैसे इनको लगा कि, और जैसे दूसरा था कि जैसे कि पिछले कुछ चुनाव रहे, कुछ रहे, और जैसे कि लोकसभा विधानसभा जो भी रहे, तो उसमें ज्यादातर ये देखा कि जैसे कि अपने जो परंपरागत जैसे कि मतलब कि ओबीसी वोट बैंक है, मुस्लिम कहें या यादव वोट बैंक है, तो उसमें जो है भाजपा के द्वारा जो है तरीके से मतलब कि पूरा परंपरागत जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगी हुई नजर आई। तब इनको लगा कि ठीक है कि हमें सर्व समाज जो है सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तेरा है दुरुस्त है जो भी मतलब बोले कुछ बोले, लेकिन है कि एसपी प्रवक्ता वो भी मुझसे इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन अभी जो चीज देखे से कि इसके मतलब एक सबसे बड़ी अड़चन इसमें जाहिर ही आती है कि जो इनके खुद के मतलब कि जैसे कि नेता रहे, मतलब कि ऊंचे, मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो शीर्ष नेता रहे सपा के, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो सनातन विरोधी जो बयान रहे और हिंदू विरोधी का बयान रहे, वो इसमें बड़े मतलब पूरे तरीके से आड़े आएंगे, और अड़चन इसकी बहुत बड़ी अड़चन इनको जो है पेश आएगी। उसको पूरा करने के लिए तो है कि किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को अपने साथ ये शामिल करे, कुछ करे, तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज अभी के हिसाब से मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि जैसे इसमें लगा कि जैसे ब्राह्मण पंचायत जैसे इन्होंने की, और जो प्रबुद्धजन जो सम्मेलन जो भी किया, तो उसमें मतलब प्रमुख तौर पे और उन लोगों ने क्लियर ये बोला कि जो धर्म विशेष के खिलाफ किसी तरीके से या कोई ऐसी टिप्पणियां की गई, वो अपने आप बहुत बड़ी आड़े आते हैं, और उसमें एक तरह से मतलब पूरा मतलब बड़ा पिछड़ता हुआ नजर आता है इस तरह की चीजों को लेकर। दूसरी जगह जैसे कि आगे एन वक्त से पहले से कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे एन वक्त पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है, उसमें देखिए ऐसे कि अपने आप में जो है बहुत बड़ा चंक जो है जो मतलब बहुत बड़ा मतलब ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसलिए कि इनको एक तरह से पूरी तरीके से ये देखना पड़ेगा किस तरह के साधन की जो मैंने बताया, या कोई और अन्य कोई रणनीति करें। और पीडीए जो है, पीडीए पूरे तरीके से कारगर अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए उसमें लगा पिछड़ा जो वोट बैंक है वो बहन मायावती जी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें कि बीच में जो अधर्म लटका जो मामला जो है, इसको इनको साधने के लिए कोई सटीक रणनीति और अटैक मोड पे आके काम करना पड़ेगा, जिससे कि इनके जो कार्यकर्ता जो है सटीक तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा नहीं तो अदर मुश्किल है अभी जो है वो और बढ़ सकती है। जी सही जी, ठीक है। गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुट गई है। ब्राह्मण जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ब्राह्मण कभी नहीं रहे। हमेशा पीडीए के फॉर्मूले का नारा देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई थी। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत काम किया है, अब उसी राह पर समाजवादी पार्टी भी चल निकली है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुश्किलें खड़ी कर पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? साहिल जी, देखिए, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ब्राह्मण कभी भी किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा है। जहां सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात रही है, वहीं ब्राह्मण साथ दिखाई दिया है। कभी कांग्रेस पार्टी के साथ जब था तो यह उम्मीद थी कि देश को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस तरीके से तुष्टीकरण का रास्ता अख्तियार करके कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और उसी पाप से ना जाने कितनी पार्टियों ने जातिगत पार्टियां बना ली,
और इस देश में अपने राजनीति को परवान चढ़ाया है। समाजवादी पार्टी भी उसी जातिवादी राजनीति से उपजी हुई एक पार्टी है और कहीं ना कहीं एम समीकरण के आधार पर लंबी यात्रा इसने तय की, यहां तक कि 3-3 बार सियासत के शिखर तक पहुंचे, सत्ता भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ गया है, जब पिछले 2022 के चुनाव में 9% का मात्र अंतर रहा और रिकॉर्ड प्रतिशत बहुमत के मिले हैं समाजवादी पार्टी को, तो अभी भी वो कहीं ना कहीं दलित का कार्ड खेलने का प्रयास की, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही अखिलेश जी ने अपने आप को शूद्र कहा था, शूद्र की राजनीति उन्होंने शुरू की। फिर इसके बाद रामचरितमानस को गाली देने के लिए खुला लाइसेंस दे दिया अपने एक नेता को और वो घूम घूम करके रामचरितमानस और सनातनियों को गाली देता रहा, उस पर कभी इन्होंने अंकुश नहीं लगाया। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो ब्राह्मण समाज है उनके इस कृत्य को भूल जाएगा, उनके इस कुकृत्य को कभी नहीं भूल सकता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के मंत्र पर आधारित है, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश में ही अकेले 45 लाख ऐसे गरीबों का मकान बन गया, 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंची हैं जो गरीब हैं, जिनकी जाति भेद किए बगैर उन तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो स्वाभाविक है कि जनता ये देख रही है कि निष्पक्षता के आधार पर भाई भतीजे, बिना भाई भतीजे के आधार पर योजनाएं कहां तक पहुंच रही हैं, कितना लाभ मिल रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं अभी भी जातिगत संभावनाओं को खोजते हुए ब्राह्मण को टटोलने का काम अखिलेश जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भी किया था। ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, एक ये ड्रामा, एक वितंडा शुरू किया था, लेकिन 98% वोट जो है ब्राह्मणों का वो भारतीय जनता पार्टी को गया। तो जो राष्ट्रीय चरित्र होता है, एक जो नेशनल कैरेक्टर होता है, ऐसी पार्टियों का वो समाप्त हो चुका है। वो सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, अपने अस्तित्व को बचाए रखने का कारण, भाजपा के विरोध के कारण भारत का विरोध करती हैं ये पार्टियां। और जब राष्ट्र के विरोध पे उतरती है तो कोई भी देश का एक सभ्य समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपनी संभावनाएं तलाशते हैं और तलाशते रहे, उनका स्वागत है। लेकिन अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी भी एक ब्राह्मण को इन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री नहीं बनाया, उपाध्यक्ष नहीं बनाया। आप इनके 20 जो टॉप लीडरशिप है वो यादव और मुस्लिम समाज से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे, या अब तो खैर संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा भविष्य में, लेकिन इनकी सोच, इनकी बुनियाद कहां पर है और कहां जाकर के गिरती। सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी, आप सुन ही रही हैं जिस तरीके से अभी गौरव मिश्रा जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। INDIA गठबंधन की अगर हम बात करें, उसके लिए कितना लाभदायक हो सकता है समाजवादी पार्टी का जो नया पैतरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ब्राह्मण महासम्मेलन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है, इससे क्या राह आसान हो पाएगी या फिर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी? साहिल जी, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। और अभी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छी बातें जो सिर्फ कथनी के लिए कही जाए वो सुनने में सच में बहुत अच्छी लगती हैं। और गौरव भाई ने बहुत अच्छी बातें बोली। बस मैं ये जानना चाहूंगी आपके थ्रू कि जितने प्रश्न उन्होंने सपा से किए थे, अगर उसी प्रश्न को भाजपा और भाजपा के साथ जो उनके संघ के लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली प्रश्न पूछ लिया जाए कि उनके अध्यक्ष, उनके संचालक किस वर्ग से और कहां से रहे हैं, तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं प्रश्न, बस एक जिज्ञासा आई थी। सबसे आसान इस दुनिया में काम है प्रश्न करके दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करना, जबकि सत्य पता हो। 4 लाइनें पहले देना चाहूंगी और साहिल जी आपकी अनुमति चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल ना दिखाने के जो चेहरे हैं वो एकदम अलग हो गए हैं और जो करने वाले चेहरे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो मैं तथा कथित करनी और कथनी में भेद करने वाले लोगों से वैसा कुछ प्रश्न है कि जो जोर जोर से सबको सच बता रहा है, पता करो वो सच में क्या छुपा रहा है, कह रहा है जो खुदा को जमीन पे उतारा है उसने, देखो जरा वो किसको अपना खुदा बना रहा है। प्रश्न इस बात का है कि सच को जब इतनी जोर जोर से कहने की जरूरत पड़ जाए और प्रश्न दूसरों के ऊपर, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण किसी के वोट बैंक के नहीं रहे हैं, आपने प्रश्न किया कि साधना की कोशिश हो रही है, आपने अपना ये भी लगा रखा है जब टनल चल रहा है आपका कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश। मैं इस दुनिया, इस देश के लोकतंत्र में एक मतदाता होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की तो जो मैं हूँ वो तो हूँ ही, लेकिन इस
अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो एक मतदाता के रूप में हूँ, मैं जानती हूँ कि जो सत्य करेगा, जो सत्य कहेगा, जनता जाएगी। जब जनादेश में परसेंटाइल तय हो जाए, इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या में अगर 40% से लेके 45% तक के लोगों को ही सत्ता मान लिया जाए, तब ऐसे प्रश्न करके लोग अपने आप को खुश कर सकते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी इस लोकतंत्र में मतदान करते हैं, अपना विपक्ष में रह के अपने वोट को डालते हैं, तो आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जहां तक इस देश की बात है, इस देश की राजनीति की बात है, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से जाति, धर्म, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अपनी जाति की बात करते हैं, लोगों को ठेस लगती है जाति के नाते, जाति विशेष के होने के नाते और किसी विशेष वर्ग के होने के नाते। ये अब इस देश में हो रहा है। तो इस देश में जो चीजें हो रही हैं उसमें हर पार्टी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे उसके जितने भी हमारे साथ के लोग हों, वो सब चाहेंगे कि इस देश के लोगों को बांध के रखा जाए। तो कोई भी आयोजन हो रहे हैं, इनकी तरह नहीं कि ब्राह्मण महासभा होता है और उसके अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी होते हैं। अरे भाई, ब्राह्मण सभा का अगर कोई अध्यक्ष हो सकता है तो ब्राह्मण बनाइए। तो इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम मेरा ये अच्छा लोकतंत्र में जो विश्वास है कि अगर आप लोकतंत्र में सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे सपा करे, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ये कहाँ से हक मिला है कि अगर भाजपा के लोग करते हैं तो वो ठीक है, वो जोड़ रहे हैं, और अगर विपक्ष के लोग करते हैं तो वो साध रहे हैं। ऐसे शब्दों नहीं, में सुधा जी क्यों variation होता है? सुनिए, आपने ये तमाम बातें यहाँ पर कही और मैंने आपको पूरा समय भी दिया, क्योंकि मैं भी जानना चाह रहा था कि आप किस बात को लेकर और किस तरीके से उस बात को समझ रही हैं जो अभी यहाँ पर हमारे गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा। तो मैं भी जानना चाह रहा था कि आप उस बात का कैसे काउंटर करती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है यहाँ पर कि सम्मेलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो तो सभी के सामने है कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये सम्मेलन इससे पहले क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। 2022 में जो चुनावी नतीजे हुए और उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उससे आंखें तो जरूर खुली होंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और कांग्रेस को भी खोलनी चाहिए अपनी आंखें, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिया यहां पर। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अब ब्राह्मणों को साधने की भी यहां पर पूरी जरूरत है, क्योंकि इससे पहले तो कभी वो ब्राह्मणों के लिए कोई सम्मेलन करते हुए नजर नहीं आए, हमेशा पीडीए का नारा देते हुए नजर आ रहे थे। अब उन्होंने जब यहां पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया है, उसमें भी कई सारे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, यादव जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। साहिल जी, बहुत बहुत आभार। अब तो ये हो गया ना कि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने डॉक्टरेट किया है, तो आप कहोगे कि आपने डॉक्टरेट क्यों कर लिया, आप तो बस केजी करती रह जाती। अरे भाई, जो चीजों की खामी होती है, उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा के तो इस लोग चीज को ऐसे मानिए ना, नहीं, इस चीज को आप लोग मानिए ना। फिर आप ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी करती है तो सब कुछ ठीक रहता है, हम किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। मेरी बात नो, आप मेरी बात सुनिए साहिल, मैंने क्या कहा कि अगर वो कर रहे हैं तो सम्मेलन होता है, जोड़ने की कोशिश होती है, और जब विपक्ष कर रहा होता है तो साधने की कोशिश। मैं इन दोनों शब्दों के यूज जो आप लोग जोड़ते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं कि इस देश में जुड़ाव बना रहे, चीजें बेहतर होती रहें, तो हम साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस देश की एकता को फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहिए ना कि हम जो कर रहे हैं, हमारा प्रयास इस देश को जोड़ने का है। आप क्यों साधने की बात कर रहे हैं? मैं भी तो ये कह रही हूं। तो लेकिन सुधा जी, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है या करती है इस तरीके के आयोजन, तब भी यही कहा जाता है कि वो वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। तब कहाँ मीडिया उनके लिए ये कहती है कि वो जोड़ रहे हैं सबको? ये तो उनकी अपनी शब्दावली है और आप लोगों की अपनी शब्दावली है। हर कोई अपने आप को पाक साफ बताता है और दूसरे के तमाम चरित्र में दाग नजर आते हैं। खैर, ठीक है, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। ये हर राजनेता की यही चीजें हैं कि वो अपने आप को साफ यहाँ पर दिखाता ही है। ठीक है सुधा जी सुनिए, एक लाइन के बाद। हाँ, जल्दी से बोलिए। मैं पत्रकारिता का सबसे अधिक सम्मान, क्योंकि मैं को पढ़ाती हूँ, तो मैं सवाल सब पे नहीं, मैं सच के साथ खड़ी होती हूँ, और सवाल वही होता है जो वाजिब होना चाहिए। आप बोल सकते हैं। ठीक है सुधा जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। डीपी यादव जी हमारे साथ हैं। यादव जी, महासम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, ब्राह्मणों के लिए महासम्मेलन किया जा रहा है, अखिलेश यादव अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, वो सबको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि तमाम नेता हैं जिनके बयानों को अभी कोई भूला नहीं है, और वो एक के बाद एक कई बयान ऐसे दे चुके हैं जो समाजवादी पार्टी की राह में एक बड़ा रोड़ा यहां पर बन जाएंगे। देखिए साहिल जी, किसी को भी कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है।
कोई बयान दिखा दीजिए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता कभी किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई अनर्गल या कोई गलत टिप्पणी किया हो। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करती है साहिल जी। और आज की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है साहिल जी, कि समाज के सभी वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं ही। जो ब्राह्मण वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की नजर में सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग है, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आक्रोशित अगर कोई है तो ब्राह्मण ही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अच्छा यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चलिए ठीक है, आप नकार सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तमाम बयानबाजी यहाँ पर की, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो, और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं। एक नेता ने तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देना बंद करे तक का नारा दिया है। उनके बयानबाजियों को आप क्या कहेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा एक बयान दिखा दीजिए, ऐसे अनगिनत बयान है सर, और वो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता है। ब्राह्मण वर्ग के ऊपर किसने क्या कहा ये बताइए साहिल जी, मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने ब्राह्मणों को कोई अनर्गल या कोई गलत टिप्पणी किया हो क्या? अरे सर, रामचरितमानस किससे जुड़ी हुई है? क्या बातें करते हैं आप लोग? नहीं तो आप ये बताइए साहिल जी, सबको अपने अपने अनुसार धर्म का पालन करने का, धर्म को कहीं ना कहीं मानने का, आस्था रखने का, विश्वास रखने का अधिकार है। नहीं, विश्वास रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अगर आप किसी और धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं अपनी बयानबाजी से, तो उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, ना कि तनकर बार बार अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए। नहीं साहिल जी, देखिए, अगर किसी को कष्ट हुआ है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उस पर खेद प्रकट कर चुकी है, और समाजवादी पार्टी ने इस बात को बाकायदे कहा है। अरे सर, सिर्फ खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा ना, यही तो दिक्कत है। आप पहले काम कृत्य करते हैं, उसके बाद खेद प्रकट करते रह जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने काम में इस तरीके से, देखिए साहिल जी, साहिल जी, उस पर बहुत सी बहस हुई। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के ऊपर बहस करना है तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बहस क्या करनी है सर? इसमें बहस क्या करनी है? जो चीज गलत है उसको गलत कहिए, जो चीज सही है उसे सही कहिए। समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि वो अंकुश लगाएंगे? जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर महासम्मेलन में बात उठी, तो अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि वो अंकुश लगाएंगे। क्यों कहा उन्होंने फिर ऐसा? इसका जवाब दीजिए आप। हम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को नहीं, सभी पार्टियों को इस प्रकार का बयान देना चाहिए, इस प्रकार का कहीं ना कहीं एक आदेश जारी करना चाहिए कि धर्म और जात के आधार पर कोई बयान न दे, धर्म और जात के आधार पर राजनीति ना हो। अरे यादव साहब, चिट भी आपकी, पट भी आपकी। एक तरफ आप कह रहे हैं बयान गलत है ही नहीं, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि अंकुश लगाएंगे। अगर बयान गलत नहीं है तो आप अंकुश किस पर लगाएंगे? और अंकुश लगा रहे हैं तो कहिए कि बयान गलत है। पूरी बात तो सुनिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात सुनिए आप। कानपुर में किस प्रकार से दीक्षित परिवार के घर को उजाड़ दिया गया, माँ बेटी की हत्या कर दी। देखिए फिर कहां से कहां बात लेके जा रहे हैं। देवरिया में 5। चलिए ठीक है यादव जी, माफी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक से वापस लौटूंगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो साफ तौर पर जो चर्चा है उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है और साधने की कोशिश में यहाँ पर जुट गई है। महासम्मेलन यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा कितना होगा और क्या आगे की राह आसान हो पाएगी, इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबां पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई है उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2,63,00,000 किसानों को मिला है स्वाभिमान से जीने का अधिकार। किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं 64,694 करोड़ रुपए।
इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब किसान भाइयों को कृषि कार्यों के लिए किस्मत के भरोसे नहीं रहना होगा। अन्नदाताओं का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। साल 2017 यानी कि जब उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से राम मंदिर अयोध्या की दिशा और दशा दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का पूरा खाका भी तैयार हो चुका है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुपर क्वालिटी स्टेशन, 7 हाई क्लास फ्लाईओवर, राम मंदिर तक जाने के लिए 3 पथ का निर्माण कराया जा रहा है। कमलजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम की समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज अयोध्या नगरी अपनी खोई हुई पहचान और संस्कृति को दोबारा पाने में सफल होती नजर आ रही है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी PDA के बाद अब ब्राह्मण समाज पर नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण वोटर्स को साधने में लगी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण महापंचायत भी की, जिसमें अखिलेश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि अब समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों की याद आ रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को साधा, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी को भी लगने लगा है कि अगर 2024 की जंग जीतनी है तो ब्राह्मणों को एकजुट करना और अपने पाले में करना बेहद जरूरी है। और इसी के लिए ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव मिश्रा हैं, नेता हैं बीजेपी, सुधा मिश्रा हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, DP यादव नेता समाजवादी पार्टी, और दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार बने हुए। दिनेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे और DP यादव जी को हमने सुना, DP यादव जी कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई यहाँ पर ब्राह्मणों को ठेस पहुंचाने वाला काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं किया है। लेकिन हम जिस तरीके की चीजें देख रहे हैं या हमने जो बयान सुने हैं वो तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन तो यहां पर हो रहा है, लेकिन जो पहले जो डैमेज किया गया है वो डैमेज कंट्रोल होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार जो अपना मेरा स्टेटमेंट था उसमें मैंने साहिल जी बताया कि देखिए कि या तो ये अपने तरीके से जो है अंकुश लगाने कार्य जैसे करने की आपने बताई बीच में कि अंकुश लगाने के कार्य करें और पूरे तरीके से सटीक तरीके से अगर अपने जो कार्यकर्ता है उनको जागृत करके काम करें और साथ में किसी ब्राह्मण चेहरे को साथ में लेके आए, तब चीजें अलग हो पाएंगी। क्योंकि देखिए नकारने की जैसे मतलब कि डंके की चोट पे काम करें, उसमें कहने के लिए कोई बातचीत ऐसे कुछ मतलब छुपाने के लिए कोई बातचीत नहीं है। हर पार्टी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है वो सबके सब चाहते हैं कि उसका वोट बैंक किसी तरीके से बढ़े, चाहे किसी भी जाति विशेष का हो, समूह का हो, किसी कुछ भी हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अच्छा हमारे जोड़ने का काम कर रहे हैं, कुछ 4 लोगों को लेकर अगर बैठ रहे हैं तो उसमें 4 चीजें अच्छी सिखाने के लिए मिलेंगी, उसमें कोई समस्या की बातचीत नहीं है। लेकिन तरीके से अगर ये थोड़ा पहले अगर इस चीज को अगर अपने कार्यक्रम को पहले से अगर करके रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है।
लेकिन वोट बैंक जब खिसकता नजर आए उस वक्त आए कि जैसे जब चिड़िया चुग गई खेत, उस टाइम अगर काम करें, बिल्कुल वो थोड़ा सा मैं ठीक मतलब उसमें मतलब कि इनके अपने लिए ठीक नहीं समझता उसे। दूसरा देखिए, जो इनके अपने जो लोग हैं मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से बोले जाए कि जो बयानबाजी अगर इस तरह कंटिन्यू रखी जाएगी तो शायद इसका कोई असर नहीं होगा, मतलब नगण्य रहेगा सर, और किसी तरीके से कुछ भी असर पड़ता नजर नहीं है। क्योंकि देखिए मतलब कि 12% वोट बैंक है, मतलब 12% वोटर्स हैं ब्राह्मण, तो उनको नकार नहीं सकते। 60 सीट्स बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि जीत हार के लिए तो मेरे 2-4 सीट्स ही बहुत होती हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन 60 सीट्स पे जहां पर असर हो तो उसमें बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। दूसरा देखिए ऐसा कि मायावती जी जो है उनकी बीएसपी के करीब 13% के आसपास वोट्स हैं, जो कि मोस्टली मतलब करीब इंटैक्ट रहे, थोड़ा बहुत नीचे खिसका है लेकिन करीब इंटैक्ट रहे। अब पिछले 2 चुनाव का जैसे पिछले लोकसभा ठीक है एंड मतलब जैसे पहले के बच्चे तुम लोग करें, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, उससे पहले के विधानसभा के, तो उससे पहले 2 लड़के जो थे वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। उसमें एक लड़के को ज्यादा फायदा हुआ, दूसरे लड़के को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो बाद में गठबंधन टूटा जी। उसके बाद में जैसे बीएसपी का जैसे गठबंधन किया तो उसमें देखिए जो लाभ था वो मायावती जी को ज्यादा लाभ मिला, वो 10 सीट्स पा गई, और एसपी जो था उनका नुकसान होकर के घट कर जो है 5 सीट्स पे आ गए। तो इस तरीके से करके आगे देखिए पूरे सटीक रणनीति के साथ उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पीडीए का इनका जो फॉर्मूला है वो पूरे तरीके से मुझे अभी मतलब कि इनके मतलब जैसे कहते हैं कि धार पे जो बैठने वाली बातचीत थी, तो अभी धार पे चलने वाले काम ही चल रहा है कि तलवार की धार पे चल रहे हैं, किस तरफ बैठे हैं किस तरफ नहीं बैठे हैं वो अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि पिछड़ा दलित और ये जो अति पिछड़ा जो है उसको साधने में पूरे तरीके से नाकामयाब तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे तरीके से कामयाब भी नहीं हो पाए। तो इसी तरीके से इनको पूरे तरीके से अगर जाना है, अब जैसे ओबीसी के अगर उस पर कराएं, जैसे कि मतलब कि थोड़ा अलग हटके बता रहा हूँ, ओबीसी जो है करीब सैलरी मन के 45 से 50% के बीच में करीब है, तो उनको साधने के लिए क्या करेंगे, उसमें से वोट इनका पहले से प्रतिशत जो है कम हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, कुछ सभी वोट्स को, सभी वर्ग को, सभी चीजों को साधना पड़ेगा, तभी जाके कामयाब हो पाएंगी चीजें। और मेरी चीज को अन्यथा ना लेके तरीके से जो एसपी प्रवक्ता बैठे होंगे ऐसे और तरीके से चल के अगर काम करेंगे तभी देखिए हो पाएगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक मजबूत पक्ष जो है वो एक आधार होता है अच्छे लोकतंत्र की। तो अच्छा मतलब कि चाहे वो पक्ष में है, मतलब मेरी शुभकामनाएं है कि एसपी जो है अगली बार 2027 में चुनाव हो तो उस वक्त ठीक है मतलब कि पक्ष में है और ठीक है इनका राज चले, अच्छे तरीके से राज करें और जनता के भले के लिए कार्य करें, और सभी का स्वागत है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, और इनको जैसे लगता है कि ठीक है कहीं पर कुछ चूक रह गई है उसको सुधारने का कार्य करें तो बेहतर रहेगा। और उसी प्रकार से इनकी अगर सीट अगर बढ़े 2024 में तो बढ़ेंगे, देखिए उस हिसाब से डिमांडिंग पोजिशन में रहेंगे। कोई अगर गड़बड़ कहीं अगर बाई चांस किसी भूल चूक होती है तो तरीके से बता सकते हैं, चेता सकते हैं कि वो ठीक है कि हम लोग हैं। तो अगर कोई, लेकिन अगर इनके जैसे रहेंगे, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में लगे सुधा मिश्रा जी बुरा ना माने चाहिए, अगर 1-2 सीट्स है तो 1-2 सीट के नाते जो है वो चल करके बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार से पूरी पार्टी को ही मतलब सोचने का विषय है कि तरीके से करके कैसे चले, पहले की गड़बड़ क्या रही है उसको सुधारे। क्योंकि देखिए एक तरह से भाजपा जो है, तो भाजपा ने एक तरह से मतलब चुनाव मशीन की तरह काम किया, मिशन मोड पे काम किया। उन्होंने अपना लक्ष्य इतना ऊंचा सेट कर रखा है कि उस तक पहुंचना जो है आप लोगों के लिए कोई मतलब कि असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन मुश्किल को अगर असंभव मानेंगे तब देखिए सुधा जी एसपी प्रवक्ता जो है वो देखिए मतलब पिछड़ते नजर आएंगे। लेकिन अदरवाइज असंभव कुछ नहीं है। जैसे पार्टी को जैसे जब माननीय मुलायम सिंह जी कहीं से कहीं तक लेके आए, उससे अगर वापस अगर माइनस में जाएगी उसका ठीक नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस है तो नेहरू जी जब कहीं से कहीं लेकर के गए, इंदिरा जी कहीं से कहीं लेकर गई, और भाजपा जो है वो 2 सीट से लेकर के आज जो है 300 सीट प्लस की पार्टी बन रही है। उसी प्रकार से अगर आप अगर माइनस में जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए अपने आप में हानिकारक है। तो कृपा करके हानिकारक ना करें, जो चीजें हैं अपना ठीक ठाक तरीके से कार्य करें और एक मजबूत लोकतंत्र है उसको बना के रखें, यही मेरी शुभकामना है। ठीक, गौरव जी एक बड़ा सवाल ये कि जो सपना भारतीय जनता पार्टी का है क्लीन स्वीप करने का उत्तर प्रदेश में, वो सपने को कितना प्रभावित करेगा अब ये इस तरीके का नजरिया समाजवादी पार्टी का? क्योंकि अब ब्राह्मणों के लिए जिस तरीके से महासम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो तमाम कृतियां हुई हैं, जो तमाम गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारा यहाँ पर जाएगा और एक नए सिरे से यहाँ पर एक नया आयाम सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है क्लीन स्वीप का, उस पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? तो साहिल जी, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल धाम कॉरिडोर, अयोध्या धाम का विरोध नहीं करना चाहिए था, अपने लोगों से नहीं कराना चाहिए था। कृष्ण जय गौरव जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। सुधा मिश्रा जी, जैसे कि अभी दिनेश सिंह जी को आपने सुना, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक चीज यहाँ पर कही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब थोड़ी देरी हो गई है, महासम्मेलन यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए किया तो जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए? कभी उसकी बात की समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है। अच्छा, गौरव जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। गौरव जी, आपकी आवाज चली गई थी, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगा। सुधा जी से मेरा सवाल है। सुधा जी, जो मैंने सवाल किया आप सुन पाई?
जी मुझे जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका बहुत सम्मान है, और जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक विश्लेषण के रूप में कोई अपनी बातों को रखता है तो कहीं ना कहीं विश्लेषित बातें होती हैं। और मैं हर बार कहती हूँ, और कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को मानते हैं कि अगर कुछ ना कुछ काम हमें कमी रही है, हम जनता से नहीं जुड़ पाए हैं, जनादेश में नहीं मिला है, इस बात की स्वीकार्यता हमारे सब नेताओं ने की है। हम मानते हैं कि हम इतने वर्षों की मेहनत के बावजूद हम जनता में वोट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस बार के चुनाव में 10 लाख ज्यादा वोट मिला है भाजपा के पैरेलल, लेकिन बात है कि हम सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो समर्थन हमें मतदान के रूप में मिलके वोटों की परसेंटाइल में आके वो सीटों के रूप में तब्दील नहीं हो रहा है। तो हम इसमें कोई देर नहीं हुई है। हाँ, जो आपके सुझाव है उस पर काम करते हुए हम आगे अपने आप को बेहतर साबित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है साहित्य की, आपकी लड़ाई जब सत्य और असत्य के बीच में होती है, और जहां पे दिखा के, जानते हैं ना, जब एक झूठ को आप कई बार बोल देते हैं तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। और जिस तरह से तंत्र इनके हाथ में है, तंत्र का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पहले की सरकारों ने ऐसा इस्तेमाल किया होता, ये बात इतनी सच है जैसे सूर्य का उगना, कि अगर इसके पहले की सरकारों ने इस तरह तंत्र का इस्तेमाल किया होता तो इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनती, तथा कथित चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। जो लोकतंत्र की चीजें आगे बढ़ती रही हैं वो नहीं बढ़ती। ये बात दिखाता है कि हम लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, वो उस वक्त अगर ये लोग होते तो आपको लगता है कि जितने गर्व से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक चाय वाला एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, क्या बन पाता? क्या ये अवस्थाएं होती? क्या अगर हमने सच में लोकतंत्र का ह्रास किया होता, हमने जनता के विश्वास को, जनता को आगे बढ़ाने के कार्य किए, उनके जो भी क्रांतियां रही हो, हम कहा थे जब देश तंत्र हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सुई तक नहीं बना पा रहे थे। आज हम अगर वैक्सीन को बेच रहे, को दे रहे हैं, तो ये हमारी महारत है कि हमने कार्य किया। साहिल जी बैठे हैं यहाँ पे, दिनेश भाई बैठे हैं, गौरव भाई बैठे हैं, यादव भाई बैठे हैं, ये सब पढ़े लिख के इस देश पे 10 साल में नहीं पढ़े लिखे हैं। ये लोग अपने अपने विशेष रूप से आगे बढ़ के समाज को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा था। ये लोकतंत्र की जय है, और इस लोकतंत्र की जय को जनता से जोड़ते हुए हम पुनः कोशिश करेंगे कि हमारा जनता से जो जुड़ाव तो है, लेकिन उस सीट में कन्वर्जन हो और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए। इसके लिए दिलीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग बताते हैं कि खामियां हैं, तो हम पूर्णतः दूर करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर इन खामियों पर आप लोग काम कर सकें और आने वाले समय में उसके परिणाम भी हमारे सामने आए। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अब? जी, मेरा सवाल वही था कि जिस तरीके से क्लीन स्वीप का जो एक सपना है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अब जो ये ब्राह्मण महासम्मेलन की तैयारियां यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, और खासकर INDIA गठबंधन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है एक नई रणनीति के तहत, और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए अब जो भी रणनीति यहाँ पर अपनानी पड़ेगी उसे अपनाया जाएगा, और वो समझ चुका है कि अब अन्य जो जातियां हैं उन्हें भी यहाँ पर साधने की जरूरत है। उसके तहत एक रणनीति के तहत आगे भी बढ़ा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है क्लीन स्वीप का, उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? एक बात बता दूं साहिल जी, जातिवादी राजनीति का एक्सपायरी डेट पूर्ण हो चुका है, अर्थात वो राजनीति अब इस देश से समाप्त हो चुकी है। देश एकजुट हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए अब समाज और बंटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मिश्रा जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में खासकर ये बात कहें कि जातियों के आधार पर अब राजनीति नहीं हो रही है, तो ये तो बेमाना सा लगता है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ जातियों के इर्द गिर्द ही हमें पूरी राजनीति होती हुई नजर आती है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन सच्चाई यही है सर। मैं आपको बताता हूं लोकतंत्र की अभी परिभाषा माननीय बता रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता। लोकतंत्र की परिभाषा वो है जब मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको नहीं कोई जानता था, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा वो है जब रघुवर दास जी, जिनके घर पे छत नहीं थी, वो झारखंड जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को जो 70 वर्ष से उपेक्षित रही, उनको देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है।
से इतिहास को ये पढ़िए, आपको लोकतंत्र की इतिहास व्यवस्था समझ में है। आएगा। लोकतंत्र आप में लोग झूठ की हर राजनीति व्यक्ति को करते हैं। पूरा अवसर मिलना गौरव भाई, चाहिए, with लेकिन respect, दूसरे के हिस्से को इतिहास कब्जा में करने वाले पढ़िए लोग, कि आपके दूसरे देश के में जातियों कौन सा के व्यक्ति नाम कहाँ पर से कहाँ जाके हिस्सा क्या करने बना है, कब्जा आप करने मत वाले लोग बताइए। समाजवादी पार्टी की क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी में तो एक जाति या दो जाति का ही बोलबाला रहता था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती थी सरकार, और जनता के जहन से ये बात नहीं भूली हुई है कि किस तरीके से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी, कब्जा होता था। 70% से अधिक अपराध इनके विधायक और मंत्रियों के क्षेत्र में होते थे। इसलिए इनके चाल चरित्र को कुछ छुपा हुआ नहीं है, बचा हुआ नहीं है। राम जन्मभूमि में गोली चलवाने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह जी के ही नेतृत्व में वहां पर गोली चलाई गई राम भक्तों के ऊपर। तो देश की जनता ये कोई बात भूली नहीं है। कम से कम इस तरह की बात न करें। हाँ, अगर राष्ट्रीय चरित्र डेवलप होता है, जनता ये समझती है कि इनकी पार्टी में भी अच्छा ठीक है, लेकिन मिश्रा जी है, तब कहीं संभव है कुछ उम्मीद मिल जाए, अन्यथा अभी तक इनका चाल चरित्र वही दिखाई दे रहा है। ठीक है मिश्रा जी, उन्हें छोड़ दीजिए ना, उन्हें छोड़ दीजिए। जनता जवाब दे रही है, आप जैसा कि कह रहे हैं, और तमाम हम जनता के जनादेश में उसका असर भी दिखाई दे जाता है, ऐसा आपका कहना है। फिर हम क्यों पिछली बातों को दोहरा रहे हैं यहाँ पर? मेरा सवाल सीधा सा था कि आने वाले समय की जो रणनीति है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी के इस एक्शन का, क्योंकि एक बड़ा दाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी चलने की राह पर अग्रसर है। उसका जवाब जल्दी से आप दे दीजिए, उसके बाद यादव जी का रुख करेंगे, काफी देर से सुन रहे हैं। मैं आपको साहिल जी जवाब देता हूं, मैं केवल 30 सेकंड समय दीजिए, जल्दी, बीच में मत टोकिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी भय के कारण इस फार्मूले को अख्तियार कर रही है। कर्नाटका में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला गया, तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला गया। सभी क्षेत्रीय दलों को इस बात का भय है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको भय सता रहा है। ठीक है सुधा जी, आ रहा हूँ, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा, बोलने दीजिए उनको, बात तो पूरी करने दीजिए। वोट बैंक उनके साथ चिपका रह जाएगा। आने वाले इसी 2024 के चुनाव में आप देखिएगा, बहुत बड़ा धड़ा मुस्लिम समाज का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि उसमें भी लाभार्थी वर्ग, महिलाएं जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं। और इसीलिए जाति जाति में भेद करके, पहले ब्राह्मण नाराज था, फिर दलित का कार्ड खेला इन्होंने, जब वहां सफलता नहीं मिली तो उसके बाद क्षत्रियों को बाहर किया, ब्राह्मणों को बाहर किया। अब फिर लगता है कि नहीं, ब्राह्मणों को नाराजगी का और ब्राह्मणों के उपेक्षा का कार्ड खेले तो वो साथ हो जाएंगे, जबकि ये कदापि संभव नहीं है, आपको बता दें। ठीक है यादव जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी का डर है ये कि महासम्मेलन यहां पर करना पड़ रहा है ब्राह्मणों के लिए? देखिए साहिल जी, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरती है। समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जो जनता की राजनीति है, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की राजनीति है, जो कहीं न कहीं आप देखिए किसान मजदूर गरीब हैं, नौजवान हैं, उनकी राजनीति करती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र कितना झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने पिछड़ों को मंत्री बनाती है। केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री किस जाति का है, उत्तर प्रदेश में किस जाति के लोग कितने मंत्री बने, मध्य प्रदेश में किस जाति के लोग कितनी मंत्री बने, तो ये सारा लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी बराबर जारी करती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। ये वही कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हट को चली। तो भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता को केवल मूर्ख समझती है और बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें करती है कि जिससे जनता का ध्यान भ्रमित रहे। आज बताइए, ठीक है यादव जी सुनिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो तमाम चीजें कह दी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, जिसे अब तक इस तरीके के सम्मेलन करने की जरूरत नहीं लग रही थी, एकाएक इस तरीके का सम्मेलन क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के ही जिस तरीके की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, अब उसी पद चिन्हों पर समाजवादी पार्टी भी चल निकली है, क्योंकि वो समझ गई है कि अगर उन्होंने अन्य जातियों को यहां पर पीडीए के अलावा नहीं साधा तो आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। ये समझ आ गया अखिलेश यादव? सभी जातियां, सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं, और समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं जो वो चाहते हैं, देखते हैं कि उनकी जो है अधिकार और कहीं न कहीं जो उनके मान सम्मान है वो सुरक्षित है। और ब्राह्मण वर्ग तो विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उपस्थित और आक्रोशित है। देखिए किस, अरे जिसको जाति बोध नहीं होगा वो समाजवादी पार्टी में जाएगा, ऐसा ही ब्राह्मण जा सकता है, जिसको जाति का भान ही न हो। जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी
सबसे ज्यादा हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, तो वो ब्राह्मण समाज की हुई है। ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं दो दर्जे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। आप बचे रहेंगे नहीं बचे रहेंगे उसकी चिंता करिए, दूसरों को भय दिखा करके अब वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन यादव जी देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आपके अपनी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उसके बाद आप लोग महासम्मेलन कर रहे हैं। महासम्मेलन में जब ये सवाल उठाया जाता है कि तमाम जो नेता है वो रामचरितमानस हो, हिंदू धर्म हो, या तमाम चीजें हो, ब्राह्मणों के लिए हो, तमाम तरीके की बयानबाजी यहाँ पर उन तमाम नेताओं की तरफ से की जाती है। दूसरी तरफ महासम्मेलन, देखिए साहिल जी, समाजवादी पार्टी का ही एक मंच ऐसा है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से सभी अपनी नाराजगी जाहिर भी कर सकते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि एक लोगों का हंटर चलेगा केवल, और जो वही कहेंगे उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सबकी बातें सुनी जाती है, सबके गिले शिकवे दूर किए जाते हैं। अगर किसी को कोई नाराजगी है तो वो मंच पे भी कह लेता है। बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनके मंच पर इस तरह की बातें, अरे सर पर ये नाराजगी दूर कैसे करेंगे? सवाल ये है, नाराजगी है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, उसके खिलाफ जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके के प्रदर्शन हमने देखे, वो तो सबके सामने जग जाहिर है। उसके लिए कोई मंच की जरूरत थोड़ी है। लेकिन आप लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं, उस सम्मेलन में इस नाराजगी को दूर कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मात्र ये कहने भर से कि अंकुश लगाया जाएगा काम नहीं चलेगा सर। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। अगर कोई गलत बयान देता है, मैं एक नेता की नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है? क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई? अरे सर वो करे ना करे, उससे आपकी पार्टी को क्या फायदा हो जाएगा? आप ये डबल बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर वही घिसी पिटी लाइन है, वही भारतीय इन्होंने वही करने का लाइसेंस दे रखा है, छूट दिया हुआ है। गाली दो, अपमान करो, सनातन का श्रृंगार कराओ। ठीक है गौरव जी, का बोझ बढ़ाते जा रही है, महंगाई का बोझ बढ़ाते जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस देशवासियों को, इन देशवासियों को कहीं न कहीं ये समझ रही है कि हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा, देश के लोग कुछ नहीं समझ रहे। 2024 में यही लोग जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। गौरव जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी। देखिए, अभी इंडी लायंस की आप बात कर रहे थे, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही किस तरीके से अखिलेश वखिलेश, किस तरीके से चिरकुट जैसे शब्द का प्रयोग आपस में होना शुरू हो गया। तो ये जूतम पैजार फिर होने वाली है इन लोगों की। तो कहीं भी इनका संगठन दिखाई नहीं देता है, और इनकी इतनी संकुचित मानसिकता है कि उसी जातिवाद में ही आज भी अपने राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रहे हैं, जबकि जनता इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, सूचनाओं के से इतना लैस हो चुकी है, इतनी जानकारी उनकी समझ बढ़ चुकी है कि अब उन्हें ये मूर्ख नहीं बना सकते। इनकी एक एक हरकत उनकी पहचान में है, इसलिए ये जानबूझ करके सनातन को गाली दिलवाते हैं, ये जानबूझ करके कहते हैं कि हम शूद्र हैं, ये जानबूझ करके ब्राह्मणों को कहते हैं कि वो नाराज है। इस तरह के कवायद करने से इनकी राजनीति बचने वाली नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई चुनौती नहीं है, और हम क्लीन स्वीप जैसे किए थे वैसे ही मुस्कुरा रही है। जल्दी से सुधा जी, फाइनल कमेंट्स आपके भी, समय कम है। हाँ साहिल जी, बात इसकी है कि जाति बोध, सनातन संस्कृति, कितनी बड़ी बड़ी बातें गौरव भाई ने की। मैं पूछना चाहती हूँ कि सर आज दर्शकों को बता ही दीजिए गौरव भाई, जाति बोध कैसे मालूम चलेगा, सनातन के बारे में कैसे आप बता दीजिए कि जातीय बोध के लिए, जातीयता बोध के लिए वो कौन सा ग्रंथ है महान जिसको लोग पढ़ के समझ जाएंगे। और आप ब्राह्मणों का एकदम पूरा वो बने ठेकेदार बने हुए हैं कि जो आपके साथ है वही ब्राह्मण, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। ऐसी गौरव भाई, कम से कम राजनीतिक रूप से आप जानते हैं कि आपको सबका मत चाहिए, उनके लिए छत्रप बनता है, प्रोफेसर एपीजे कलाम के लिए छत्रप बनता है, उनको आगे बढ़ाता है। ब्राह्मण का जाति जैन, बौद्ध, ठीक है, समय नहीं है, एक एक करके आधारित नहीं है कि लोगों को बांटते हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अरे राजनीति अच्छी करनी, चमकानी है, इसका मतलब नहीं कि धर्म और संस्कृति को खराब किया जाए। जब तक आप अपने देश की संस्कृति की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और सिर्फ अपनी नहीं बाकी अन्य धर्मों की, तब तक ये देश अपने संविधान की रक्षा नहीं कर पाएगा। समझदारी लाइए, समझदारी की बातें करिए। ब्राह्मण मैं भी हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म को मानने वाली हूँ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है। धारेते धर्म ये दिखाने की बात नहीं है। आप लोग जैसा झूठा राष्ट्रवाद,
झूठा धर्म, उन्मादी धर्म मेरा नहीं है। मेरा धर्म बहुत विनम्र है, मेरा धर्म बहुत विनम्र है, जो विनम्रता से सबको एक साथ वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। आप लोग उन्मादी धर्म कहाँ से लाए हैं, पता ही नहीं है। वहाँ पे जीवित है, कौन सा धर्म पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, किसने ज्ञान दिया है? जिस धर्म की संस्कृति विनम्रता को दिखाती हो, वहाँ पे आप उन्माद फैला रहे हैं और आप सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को पढ़िए, जानिए, क्षमा, विनम्रता। ठीक है, आप समय नहीं है, जल्दी से दिनेश जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके, 20 सेकंड है हमारे पास। ठीक है, सुधा जी, गौरव जी, अब समय नहीं है, माफ कीजिएगा, जल्दी से दिनेश जी 20 सेकंड। जी साहिल जी, देखिए ऐसा है कि भाजपा को कोसने से या किसी और को कोसने से देखिए कुछ विपक्ष से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इनको अपना बेहतर विकल्प अपने आप को अगर पेश करना है तो अपनी उपलब्धियों और अपनी चीजें जो है वो गिनवाने से कुछ करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तो देखिए जनता जो है उसने भाजपा को स्वीकार रखा है, उनकी मतलब अगर कमियों को बोले तो कमी भी स्वीकार रखी है और अच्छी बातें तो अच्छी बातें स्वीकार के। अब जैसे अभी इस टाइम पे जो चीजें इनकी चल रही हैं तो ठीक है, तो उसी पे आकलन करें कि भाई ठीक है भाजपा ने क्या अच्छा कर रखा है और हमने क्या बुरा कर रखा है। तो उसमें अगर उसी चीज का खामियों को अगर दुरुस्त करके काम करेंगे और अपने आप को बेहतर विकल्प अगर साबित कर पाएंगे, तभी देखिए 2024 की जो रहा है वो रण जो है वो अपन सफल हो पाएंगे उसमें। अदरवाइज जो है वहीं ढाक के 3 पाता, तो मतलब उसमें ना पड़ गए और एक मजबूत पक्ष के नाते अपने आप को निभा करके पेश करें। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। फिलहाल रुक करते हैं बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजौरी सेना प्रमुख पहुंच गए हैं। जनरल मनोज पांडे कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहने वाले हैं और आज जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। तो राजौरी पुंछ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन का 6वां दिन आज है। राजौरी में आतंक के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई जारी है। तो डेरा की गली और बफलियाज इलाके में आतंकियों को घेरा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, राजौरी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहुंचे हैं। तो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। सेना का प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। सर्च ऑपरेशन का 6वां दिन आज है। तो सेना प्रमुख सुरक्षा बलों के साथ बैठक भी करेंगे। हालातों की समीक्षा आर्मी चीफ करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऑपरेशन साइट पर भी सेना प्रमुख जाएंगे। राजौरी पुंछ में स्थिति की समीक्षा सेना प्रमुख करेंगे। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।